नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी बड़े भाई साहब का तीसरा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि फिर से उनकी वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग मतलब कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि इस बार भी लेखक ना केवल पास हुए बल्कि फिर से अपनी क्लास में फर्स्ट आए और इस बार एक बार फिर उसके भाई साहब फेल हो गए। यह देखकर लेखक को बहुत अचरज मतलब आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, जबकि जो भाई साहब है उन्होंने प्राणांत तक मतलब प्राण का अंत होने तक मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत या परिश्रम किया था। उनके कोर्स में जितने भी चैप्टर्स थे उसका एक एक शब्द चाट गए थे, मतलब पूरी तरह से उन्होंने याद कर लिया था। और टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा थी उनकी पढ़ाई करने की। 10 बजे रात तक, फिर सुबह 4 बजे उठकर अर्ली मॉर्निंग, फिर 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मतलब चेहरे की चमक चली गई थी। फिर भी इतनी मेहनत करने पर वो फेल हो गए। इसलिए लेखक को उन पर दया आ रही थी। जब नतीजा मतलब परिणाम, जब रिज़ल्ट सुनाया गया तो लेखक भी अपने भाई के साथ रोने लगे और उनको जो खुशी हुई थी वो हाफ रह गई, आधी रह गई। उन्हें लग रहा था कि अगर वो भी फेल हो जाते तो फिर भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि मतलब भाग्य, जो लक में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उसको आप बदल नहीं सकते, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। तो लेखक बता रहे हैं कि अब उनके और उनके बड़े भाई के बीच केवल एक क्लास का डिफरेंस रह गया था और एक बार उनके मन में एक बुरी भावना, कुटिल मतलब बुरी। देखो हमारे मन में हर तरह के विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं। तो जहाँ उनको पहले दुख हुआ कि भाई फेल हो गए तो उन्हें भी बुरा लगा, वहीं एक बार उनके मन में ये भी विचार आया, एक बुरी भावना आई कि अगर अगले साल भी मैं पास हो जाऊं और भाई साहब फेल हो जाएं तो हम दोनों सेम क्लासेस में हो जाएंगे। फिर किस बेसिस पर, किस आधार पर वो मुझे डांटेंगे या मेरी इंसल्ट करेंगे। लेकिन उसने अपने मन से इस बुरे विचार को ज़बरदस्ती निकाल दिया। देखो कई बार हमारे मन में भी बुरे विचार आते हैं। हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि अगर हमारे मन में कोई विचार गलत आ रहा है तो हम उस गलत विचार को अपने मन से निकाल दें। उसने दूसरे ही पल ये सोचा कि भाई साहब इतना मुझे समझाते हैं, वो मेरे भले के लिए तो समझाते हैं, भले मुझे अच्छा ना लगता हो, अप्रिय लगना मतलब बुरा लगना,
लेकिन वो इतना समझाते हैं, डांटते रहते, इसीलिए तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और इसलिए हर क्लास में फटाफट जल्दी जल्दी पास हो रहा हूँ, और वो भी अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अब भाई साहब थोड़े शांत हो गए थे, और बार बार कई बार ऐसा चांस आता था जब लेखक बाहर से आता था खेल कूद कर, फिर भी भाई साहब उसे डांटते नहीं थे। धीरज से मतलब धैर्य से काम लगते थे, अपने गुस्से पर वो काबू कर जाते थे, चुप रहते थे। उससे लेखक को क्या लगने लगा कि शायद अब भाई साहब को यह समझ में आ गया है कि अब उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं उनसे केवल एक क्लास पीछे हूँ। और इससे जो लेखक की स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता मतलब इंडिपेंडेंस या उसकी स्वतंत्रता, वो बढ़ गई, वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गया, है ना। और भाई साहब जो अच्छे से उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, सहिष्णुता मतलब अच्छा व्यवहार, उसका वह अनुचित मतलब गलत फ़ायदा उठाने लगा, लाभ उठाने लगा मतलब गलत फ़ायदा उठाने लगा। उसे ऐसा लगने लग गया था लेखक को कि वो कितनी पढ़ाई करे या ना करे, उसका जो तकदीर है, उसका जो लक है वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो पास हो ही जाएगा। इसलिए अब वो जो पहले भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ता था, वह भी पढ़ना उसने पूरी तरह से बंद कर दिया। और अब एक नया शौक उसको लगा था, वो था पतंग उड़ाने का, और वो अपना सारा टाइम पतंग उड़ाने में लगा देता था। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखता था कि भाई साहब को पता ना चले। अब भी वो उनका अदब मतलब रिस्पेक्ट, सम्मान करता था, और उनका सम्मान रखने के लिए वो छुप छुप कर सारी प्लानिंग करता था, जैसे कि मांझा जोड़ना है, कन्ने बांधना है पतंग को, या पतंग टूर्नामेंट कब और कहाँ होगा, ये दोस्तों से जो भी प्लानिंग होती थी, जो भी योजना बनाने का काम होता था, वो सब गुप्त मतलब चुपचाप रूप से होता था। तो ये सारे काम वह चुपचाप करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई साहब को किसी भी तरह का संदेह मतलब शंका या डाउट आए, है ना। और क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता था, वो नहीं चाहता था कि उनको उसके बिहेवियर से बुरा लगे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि एक दिन शाम के समय वो हॉस्टल से दूर कनकौआ मतलब पतंग लूटने के लिए बेतहाशा मतलब बिना ध्यान किए हुए कि वो कहाँ दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, वो तेज़ी से दौड़े जा रहा था, होशो हवास में नहीं था। बेतहाशा मतलब होशो हवास में न रहना। आंखें उसकी आसमान की तरफ थी, क्योंकि उसको देखना था कि वह पतंग कहाँ पहुँची है,
और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। यहाँ पर आकाशगामी पथिक मतलब आकाश में चलने वाला, आकाश में घूमने वाला यात्री। और यहाँ पर पतंग को यह संज्ञा दी गई है क्योंकि वह आकाश में ही चलती या घूमती है, इसलिए उसका पूरा ध्यान जो था वह उस पतंग की ओर था जो मंद गति से, मंद मतलब धीमी गति से, पतन की ओर मतलब गिरने वाली थी। इसका कंपैरिजन लेखक ने किसी आत्मा से किया है जो स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, विरक्त मन मतलब उस आत्मा के अंदर किसी भी तरह के विचार नहीं होते हैं और वो एक नया जन्म लेती है नए संस्कार ग्रहण करने के लिए। लेखक बता रहा है कि उसके साथ ढेर सारे बच्चे थे जो लकड़ियों को लेकर या बांस लेकर उस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे थे। किसी को भी आगे पीछे का पता नहीं था कि कौन पीछे दौड़ रहा है, कौन आगे दौड़ रहा है, कौन आगे से आ रहा है। सभी उस पतंग और उस आकाश को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में ही उड़ रहे हो पतंग के साथ, जहाँ पर सब कुछ प्लेन है। मतलब उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे रास्ता उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। वो अपनी धुन में दौड़े जा रहे थे। उनको ये भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पर तो मोटर कारें भी हो सकती है, गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो अचानक क्या हुआ, जो लेखक है वो अपने बड़े भाई से मुठभेड़ हो गई, मतलब वह उससे टकरा गया, है ना, जो बाजार से लौट रहा था। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत उग्र भाव मतलब गुस्से से बोले कि इन बाजारी मतलब आवारा लड़कों के साथ तुम ढेले के कनकौए मतलब इतने सस्ते बेकार के पतंग के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि अब तुम छोटी कक्षाओं में नहीं हो, अब तुम 8वीं क्लास में हो और मुझसे केवल एक क्लास नीचे हो। आखिर कम से कम अपनी पोजीशन का, अपनी रेपुटेशन का, अपने सम्मान का तो ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। इस तरह से पतंग के पीछे दौड़ोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि एक समय था जब लोग 8वीं क्लास पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। बड़े भाई साहब ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो 8वीं क्लास पास हैं और आज डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। कितनी ही 8वीं पास लोग बड़े बड़े लीडर, नेता और समाचार पत्र के संपादक, एडिटर हैं। उनके अंडर में, मातहती मतलब उनके अंडर में, उनके अधीन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं और तुम 8वीं क्लास में आकर भी ऐसे आवारा लड़कों के साथ पतंग के पीछे दौड़ रहे हो। इस बात का बड़े भाई साहब को, इस मूर्खता का या कम अक्ल वाले काम का बहुत दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ।
यहाँ पर बड़े भाई साहब उसे समझाते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं करते हो और अपनी ही इंसल्ट करवाते हो तो ये सही नहीं है। तुम अगर यह सोच रहे हो कि उससे केवल एक क्लास पीछे हो और तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता हूँ, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि जो परीक्षक है, जो इसी तरह से कॉपियाँ चेक करते हैं कि जो किताब में लिखा है वही लिखा हो तो नंबर देंगे, तो हो सकता है कि अगले साल तुम मेरे साथ सेम क्लास में आ जाओ, समकक्ष मतलब एक ही कक्षा में आ जाओ, और हो सकता है कि 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वह कम नहीं हो सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, इसलिए मुझे दुनिया का तुमसे ज़्यादा तजुर्बा मतलब अनुभव है, और तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि उतना अनुभव तुम्हें मेरे बराबर कभी नहीं आ सकता है। चाहे तुम एमए कर लो, डीफिल कर लो, डिलीट कर लो, कितने भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। यहाँ पर भाई साहब उन्हें बता रहे हैं कि केवल किताबें पढ़ने से ही बुद्धि या समझ नहीं आती है, दुनिया के अनुभव से भी यह आती है। यहाँ पर वो बताते हैं कि देखो हमारी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिताजी हैं वो केवल 5वीं 6ठी क्लास के आगे नहीं गए, लेकिन हम लोग कितना भी आगे पढ़ लिख लें, कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, फिर भी माता पिता को हमें समझाने का, सुधारने का हमेशा हक रहेगा, अधिकार रहेगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि वो हमसे बड़े हैं, तो उन्होंने ज़्यादा अनुभव या तजुर्बा है किसका, इस दुनिया का, इसलिए उन्हें दुनिया का अधिक ज्ञान है। भले ही उन्हें ये नहीं मालूम हो कि अमेरिका में कौन सा प्रशासन है, ये ना मालूम हो कि 8वें हेनरी का विवाह कितने बार हुआ है या आकाश में कितने नक्षत्र हैं, लेकिन ऐसी हज़ारों बातें, ऐसी ढेर सारा ज्ञान है जो हम दोनों को नहीं है और वो उन्हें है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराएं, ना बदहवास हों, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। तो यहाँ पर भाई साहब उन्हें कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम घबरा जाओगे, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना, और घबराने पर तुम क्या करोगे कि पिताजी को तार भेजोगे, टेलीग्राम करोगे कि वो जल्दी से आ जाएं। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पिताजी होंगे तो ना तो वो किसी को बुलाएंगे, ना घबराएंगे, ना बेचैन होंगे, बल्कि वो खुद बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे, उसका इलाज करेंगे, और अगर उसमें वो सफल नहीं हुए या बीमारी ठीक नहीं हुई तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो ठीक है, वो तो ये भी बोलते हैं बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को कि देखो हमें महीने भर के खर्च के लिए जो पैसा मिलता है उसे महीने भर में किस तरह से खर्च किया जाए ये भी हमें समझ में नहीं आता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। तो यहाँ पर भाई साहब ये भी बता रहे हैं कि पैसों को किस तरह से खर्च करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, इसकी जो समझ पिताजी को है वो हम दोनों को भी नहीं है। पिताजी जो खर्च के लिए पैसे भेजते हैं, हम इस वहीं से उसे खर्च करते हैं कि 20-22 तारीख तक, मतलब महीने के 20 तारीख तक वो सारा रुपया खर्च हो जाता है और फिर हम लोगों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं पैसे के लिए। दूसरों पर निर्भर होना, हम नाश्ता खाना बंद कर देते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता है। धोबी और नाई के जो पैसे होते हैं वो देने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए हम उनसे मुंह चुराने लगते हैं, मतलब उनसे छिपने लगते हैं। लेकिन वो बड़े भाई साहब उसे बताते हैं कि जितना रुपया हमें आज पिताजी दे रहे हैं उसके आधे में पिताजी ने अपनी बड़ी उम्र में सारा परिवार चलाया, पूरे परिवार का पालन पोषण किया है, और वो भी पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ, जिसमें परिवार में 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बहरा न चलने पाओगे। यहाँ पर बड़े भाई साहब छोटे भाई को हेडमास्टर साहब मतलब प्रिंसिपल सर का भी उदाहरण देते हैं, जो कि एमए हैं और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्हें 1000 रुपये महीना मिलता है, फिर भी उनके घर का जो इंतज़ाम है, मतलब खर्चा पानी है या घर का जो मैनेजमेंट है, वो उनकी बूढ़ी माँ संभालती है। वो बताते हैं कि हेडमास्टर साहब इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनसे घर का मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है। पहले जब वो खर्च देखते थे तो पैसे ख़त्म हो जाते थे और कई बार उन्हें कर्जदार मतलब उधारी भी लेना पड़ती थी। लेकिन जब से उनकी माता जी ने यह मैनेजमेंट देखना शुरू कर दिया, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया है, तब से घर में पैसों की बचत हो रही है। तो इसलिए वो अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि ये जो गरूर, ये जो घमंड दिल में है तुम्हारे कि तुम अब बड़े हो गए हो, मेरे बराबरी के हो गए हो और अब मैं तुम्हें डांट नहीं सकता हूँ, अब तुम आज़ाद हो, तो ये जो घमंड है उसे अपने मन से निकाल देना। जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें गलत रास्ते पर, बेराह होना मतलब गलत रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। भाई साहब ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा भी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मेरी बातें भले तुम्हें विष के समान लग रही हूँ, कड़वी लग रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा कहा हुआ सुनना ही पड़ेगा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने जो इतनी सब बातें उसे समझाई वह सब उसे सही लगी और उसका सर भाई साहब के आगे झुक गया। उसे लगने लगा कि मैं कितना छोटा हूँ और भाई साहब कितने बड़े हैं। उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा, है ना। तो उसके मन में भाई साहब के लिए श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं मतलब कहना, तो आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है और मैं आपको वह कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। तो भाई साहब ने, जब छोटे भाई ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और यह मान लिया कि आप जो कहेंगे वही सही है, तो भाई साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं करता कि तुम पतंग मत उड़ाओ या खेलो मत, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य, अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है पतंग उड़ाना, मेरा भी मन करता है, जी ललचाना मतलब मन करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत रास्ते पर चलूँगा तो तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखाऊंगा? यह जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। हम दोनों अकेले हॉस्टल में रहते हैं।
संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तभी उसी वक्त एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजर रही थी और उसकी डोर जो थी वो नीचे लटक रही थी। उनके उस पतंग के पीछे बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। भाई साहब ऊंचे थे, लंबे थे, तो उन्होंने उछलकर उस डोर को पकड़ लिया और उस डोर को पकड़ के वो तेज़ी से हॉस्टल की तरफ दौड़े। यहाँ पर भाई साहब का बचपना जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसे सांकेतिक भाषा में देखें तो जो कटी हुई पतंग जो ऊपर आसमान में दौड़ रही थी वह उनका बेरहा हुआ भाई था, जिसे आखिरकार उन्होंने पकड़ लिया है और उसे सही राह पर ले जा रहे हैं। तो लेखक भी अपने भाई साहब के पीछे पीछे हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ा। तो बच्चों, अगले वीडियो में पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।